हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लर्न केमिस्ट्री में। और हम आज फिर से बात करेंगे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बोरेक्स बीट टेस्ट को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला कंपाउंड जो हमें फॉर्मेशन करना है, जिसके बारे में बात करनी है, वो है एसीटनिलाइड। एसीटनिलाइड आपने जब अपना क्लास 12th का एमीन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पढ़ा होगा एसीटनिलाइड फॉर्मेशन, है ना। हम क्या करते हैं, एमीन जो ग्रुप होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्शन जो रिंग होती है उसके साथ जुड़ी हुई, उसको बहुत एक्टिवेट कर देता है। तो उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एनिलीन ग्रुप का प्रोटेक्शन करते हैं और उसका कर देते हैं एसिटाइलेशन। तो जब एसिटाइलेशन करते हैं तो उससे बन जाता है एसीटनिलाइड। यही रिएक्शन लिखी थी आपने वहां पे। तो वो जो रिएक्शन हम लिखते हैं, पेपर पर लिख रहे होते हैं, बुक में पढ़ रहे होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऐसे ही फालतू की बनी हुई है रिएक्शन, या हमने कोई मनगढ़ंत रिएक्शन बनाई हुई है। वो पहले लैब में करके देखी होती हैं, है ना। तो वही जो एसीटनिलाइड है उसका लैब में प्रिपरेशन है आपके सिलेबस में। तो देखते हैं कैसे लैब में बनाते हैं। देखो मेरे पास यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपको समझाने की कि लैब में इसको कैसे बनाया जाता है और इसकी क्या क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं एसीटनिलाइड की। एसीटनिलाइड को हम बेटा एमीन से बनाते हैं, एनिलीन से बनाते हैं। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। किससे बनाते हैं? एनिलीन से। दिस इज द एनिलीन। एनिलीन का क्या करना है आपको? एसीटाइलेशन करना है। क्या करना है? एसीटाइलेशन करना है। तो जब एनिलीन का एसीटाइलेशन किया जाता है तो एसीटाइलेशन के लिए एसीटाइलेटिंग मिक्सचर उसके अंदर डाला जाता है। एसिटाइलेशन करने का क्या डाला जाता है? उसके अंदर एक मिक्सचर डाला जाता है। वो मिक्सचर दो तरह का हो सकता है। देखिए, या तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटाइलेशन कर लो। क्या कर लो? एसिटिक एनहाइड्राइड से यहां पर एसिटाइलेशन कर लो, या फिर एसिटाइल क्लोराइड से एसिटाइलेशन कर लो। एसिटाइल क्लोराइड से एसिटाइलेशन कर लो, प्रोडक्ट एसिटनिलाइड ही बनेगा, राइट। एसिटाइलेशन मिक्सचर क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड में ग्लेशियल एसिटिक एसिड, या फिर एसिटाइल क्लोराइड में ग्लेशियल एसिटिक एसिड, राइट। तो क्या क्या समझ में आया अभी तक? रिएक्टेंट या जो सबस्ट्रेट है वो कौन है? एनिलीन है। एनिलीन का क्या करना है? हमको एसिटाइलेशन करना है। ठीक है, एसिटाइलेशन हम एसिटिक एनहाइड्राइड से भी कर सकते हैं और एसिटाइल क्लोराइड से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम एसिटाइलेशन कर सकते हैं। जो ये एसिटाइलेशन होता है बेटा, बेस की प्रेजेंस में किया जाता है। बेस की प्रेजेंस में किया जाता है। आपको बुक में यहाँ पिरिडिन लिखा हुआ मिलेगा, पिरिडिन इज अ बेस। ठीक है, एनिलीन से स्ट्रॉन्ग बेस होता है पिरिडिन। क्या होता है? एनिलीन से स्ट्रॉन्ग बेस होता है पिरिडिन। ये हम बेसिसिटी में डिस्कस करेंगे। तो बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। क्या होगा यहाँ पे? CH3CO और ये वाला ऑक्सीजन, ये CH3COO ग्रुप यहां से एक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा। एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा, CH3COOH। क्या बाहर निकल जाएगा? CH3COOH बाहर निकल जाएगा। और क्या बन जाएगा हमारे पास? एसीटनिलाइड बन जाएगा, एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल। एसीटनिलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लेते हो एसिटाइल क्लोराइड, तो एसिटाइल क्लोराइड जब इसके अंदर डालेंगे एनिलीन के अंदर, तो एसिटाइल क्लोराइड का बेटा ये Cl और यहां से एक हाइड्रोजन HCl की फॉर्म में निकल जाएगी, और ये NHCOCH3 ग्रुप, NHCOCH3 ग्रुप यहां पर आ जाएगा, जिसे हम कहेंगे एसीटनिलाइड। NH2 ग्रुप, तो जो एनिलीन का NH2 है उसका NH रह जाएगा, और COCH3 कहां से आएगा? या तो एसिटिक एनहाइड्राइड लोगे वहां से आ सकता है, या फिर एसिटाइल क्लोराइड लोगे वहां से आ सकता है। ये बात क्लियर हो गई? इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये तो हमने बात की रिएक्शन की जो मैंने बोर्ड पर लिखी है। लैब में कैसे करते हैं? लैब में लेते हैं बेटा एक फ्लास्क, फ्लास्क को रखते हैं सैंड बाथ के ऊपर। ठीक है, और इसको हमें हीट करना है। अभी हीट नहीं करना, पहले इसके अंदर मटेरियल डालना है, उसके बाद हीट करना है। और यहाँ एक कंडेंसर लगा हुआ होता है। ठीक है, ये कंडेंसर लगा होता है यहाँ पे। इसके अंदर हम डालते हैं मिक्सचर। इसके अंदर लेते हैं हम एनिलीन, और एनिलीन के साथ इसमें हम डालते हैं एसिटाइलेशन का मिक्सचर।
एसिटाइलेशन का मिक्सचर बार बार मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब मिक्सचर इसमें 2-3 चीजें मिली हुई होंगी। वो क्या होगा, एक तो आप ले लोगे एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल क्लोराइड, साथ में लेते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड, साथ में क्या लेते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और थोड़ा सा जिंक डस्ट। तो मेरे पास मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या है, क्या क्या मटेरियल यूज हो रहा है रिएक्शन में, एनिलीन यूज हो रहा है, दूसरा अभी मैं एसिटिक एनहाइड्राइड लिख रही हूं या फिर एसिटाइल क्लोराइड, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तीसरा ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज हो रहा है और थोड़ी सी जिंक डस्ट यूज हो रही है। सबका फंक्शन बताऊंगी अभी, वेट, है ना। ये हमारा बन गया एसिटाइलेशन का ये मिक्सचर है, राइट। तो यहाँ पे एनिलीन लिया और उसके अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड नहीं ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालेंगे और जब यहाँ से हीट करेंगे तो थोड़ी देर में हमें यहाँ पर व्हाइट कलर के क्रिस्टल मिलेंगे। इनको क्या करेंगे बेटा, ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर, छान लेंगे, छानने के बाद फिल्टर पेपर के ऊपर जो क्रिस्टल्स आएंगे उनको वाटर में वॉश करेंगे दोबारा से और हमें क्या मिल जाएगा, व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड मिल जाएगा, एसिटनिलाइड मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन को निकालकर COCH3 ग्रुप आया है, हाइड्रोजन को निकालकर COCH3 ग्रुप आया है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहली बात नोट करेंगे, पहली बात नोट करेंगे कि एनिलीन से जो एसिटनिलाइड बनता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, दूसरी बात, एसिटाइलेशन मिक्सचर यहाँ पर क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस ग्लेशियल एसिटिक एसिड, नॉर्मल एसिटिक एसिड नहीं है। नॉर्मल एसिटिक एसिड के अंदर वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर वाटर एब्सेंट होता है, कोई वाटर नहीं होता इसके अंदर, प्योर होता है ये। ग्लेशियल नाम बोल रहे हैं, जो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, आइस जैसे होते हैं ना, आइस के पहाड़ है ना, बर्फ के पहाड़, तो ऐसा ये बर्फ जैसा होता है, क्रिस्टल होते हैं व्हाइट कलर के, है ना, बर्फ जैसा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्योर फॉर्म होती है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, वाटर नहीं होता इसके अंदर। क्यों लिया ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्वेश्चन ये आता है। देखिए जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, नंबर एक, ये नोट कर लिया ना आपने, मैं मटेरियल हटा रही हूँ क्योंकि काफी यहाँ पे भीड़ भाड़ हो गई है बोर्ड पे। नंबर एक लिखेंगे यहाँ पे, कंट्रोल करता है रिएक्शन को, ये रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, एक्ट एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, तीसरा ये डिसॉल्व करता है एसिटनिलाइड को। ठीक है, ये समझ में आ गया। जब हम इसके अंदर ग्लेशियल एसिटिक एसिड डाल रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है और एसिटनिलाइड को डिसॉल्व कर रहा है। जो ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है प्रोटिक, प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक का मतलब समझते हो, CH3COOH, इसके अंदर H पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, H दे सकता है H पॉजिटिव, दैट इज प्रोटिक सॉल्वेंट का काम करता है, एसिटिक एसिटनिलाइड को डिसॉल्व करता है। ये बात समझ में आ गई, फंक्शन समझ में आ गया ग्लेशियल एसिटिक एसिड का। अगली बात हमने कहा कि इसमें हमने थोड़ा सा जिंक डस्ट भी ऐड किया था, जिंक डस्ट भी ऐड किया था। जिंक डस्ट क्या करता है, प्रिवेंट करता है रिएक्शन मिक्सचर को ऑक्सीडेशन से, ये जिंक डस्ट का फंक्शन हो गया। अब ये जो रिएक्शन होती है वो बेस की प्रेजेंस में होती है, पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में होती है, पिरिडीन की प्रेजेंस में होती है। पिरिडीन का क्या काम होता है, इस बेस का क्या काम होता है, पिरिडीन क्या करता है बेटा, पिरिडीन एक बेस है, यहाँ पर दोनों में एसिड बन रहा है, ये क्या करता है, इस एसिड को अब्सॉर्ब करता है। जब प्रोडक्ट साइड से ये एसिड को अब्सॉर्ब करेगा तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रमोट करेगा। पिरिडीन क्या करेगा, रिएक्शन को, फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रमोट करेगा बाय अब्सॉर्बिंग द एसिड। क्लियर, पिरिडीन का फंक्शन समझ में आ गया। ये मैंने पहले ही बता दिया, एसिटनिलाइड व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं,
इनसॉल्युबल होते हैं ये कोल्ड वाटर में और हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। पहले जो ये एसिटानिलाइड था इसको हम एंटीपायरेटिक ड्रग, फीवर को कम करने की ड्रग के फॉर्म में यूज करते थे, लेकिन अब यूज नहीं करते और नई नई ड्रग्स आ गई हैं, ज़्यादा सेफर है इससे, तो हम उनको यूज करते हैं एज ए एंटीपायरेटिक। तो ये हमने बात करी एसिटानिलाइड की, राइट। तो एसिटानिलाइड को लेकिन मैं अगर आपके एमीन वाले चैप्टर से जोड़कर देखूं तो एसिटानिलाइड का फंक्शन क्या है और क्यों बनाते हैं, इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। मैं अभी के लिए ये डायग्राम हटा देती हूँ और फिर हम बात करते हैं एसिटानिलाइड के फंक्शन की। देखिए एसिटानिलाइड हमने क्यों बनाया, एमीन से एसिटानिलाइड बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। आपको एक रिएक्शन याद होगी एनिलीन की, कि जो एनिलीन होता है अगर मैं इसकी रिएक्शन Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ करा दूं तो मुझे यहां पर बेटा मिलता था ट्राईब्रोमोएनिलीन मिलता है। क्या मिलता है, ट्राईब्रोमोएनिलीन मिलता है। लेकिन मुझे तो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए ट्राईब्रोमोएनिलीन। लेकिन जब भी हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ट्राईब्रोमोएनिलीन मिलता है। क्यों, क्योंकि जो ये NH2 है, ये NH2 है, ये रिंग को एक्टिवेट कर देता है। ये रिंग को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। रिंग की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से ये तीनों जगह Br को चिपका देता है और दोनों जगह ऑर्थो पर और पैरा पर Br को लगा देता है। आपको 2,4,6 ट्राईब्रोमोएनिलीन मिल जाता है, ठीक है। अब अगर ऑर्थो और पैरा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिंग की एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, NH2 का प्रोटेक्शन कर देंगे, NH2 का प्रोटेक्शन कर देंगे। कैसे किया हमने NH2 का प्रोटेक्शन, NH2 से मैंने एसिटानिलाइड बना दिया, NH2 से एसिटानिलाइड बना दिया। अब इस एसिटानिलाइड के साथ अगर मैं Br2 की रिएक्शन करा रही हूं इन प्रेजेंस ऑफ CH2 सॉल्वेंट, तो क्या हो रहा है, तो मुझे यहां पर ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव मिल रहा है। पैरा इज मेजर, ऑर्थो जो होता है बेटा वो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से माइनर होता है, तो लेकिन मुझे ऑर्थो दोनों मैंने बना दिए पैरा, मुझे ऑर्थो और पैरा मिल जाएगा। उसके बाद आप इस पर वाटर का ट्रीटमेंट कराओगे तो वापस से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर NH2 आ जाएगा और यहाँ Br आ गया, मिल गया आपको पैरा ब्रोमोएनिलीन, मिल जाएगा आपको ऑर्थो ब्रोमोएनिलीन, है ना। तो अगर आप ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, NH2 की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, उसके एक्टिवेशन को डिक्रीज करना पड़ेगा, NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। सही टर्म क्या यूज करते हैं हम NH2 ग्रुप को क्या करते हैं, NH2 ग्रुप को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और प्रोटेक्ट किससे करते हैं, बाय एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। मैम प्रोटेक्ट कर दिया आपने, एसिटाइलेशन करा दिया, लेकिन हुआ कैसे प्रोटेक्शन, ठीक है, कैसे इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हुई। देखिए अभी इसको हटाते हैं और हम बात करते हैं NH2 की। ये NH2 है और ये है NHCO CH3, राइट। अब जो ये NH2 होता है ये क्या करता है बेटा, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन को देता है ना। मैं अगर इसको बॉन्ड की फॉर्म में बनाऊं, रिंग में इलेक्ट्रॉन को देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, है ना, फिर ऐसे माइनस चार्ज चलेगा रिंग की तरफ, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ग्रुप से अवे चलते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिंग में देता है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिंग में देता है, दोनों। तो फिर क्या फायदा हुआ कराने का, रीजन क्या हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप में देगा, लेकिन बेटा इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। जो इसका लोन पेयर है ना, ये दो जगह कॉन्जुगेशन में जा रहा है। कैसे, एक कॉन्जुगेशन यहाँ पर ये भी चल रहा है, मतलब ये जो NHCOCH3 है इसके पास दो ऑप्शन है, या तो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में चला जाए या फिर इधर कॉन्जुगेशन में चला जाए, है ना। 50-50% चांस है इसके पास, 50% ये इधर जाने के चांस है, इसके 50% इधर जाने के चांस है। जब कोई ग्रुप दो तरफ कॉन्जुगेशन में जा सकता है उसको कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं।
और क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो जाता है बेटा, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, रिंग डीएक्टिवेट नहीं होती, कम रिएक्टिव हो जाती है। समझ आइए बात। NH2 के पास तो एक ही जगह है कॉन्जुगेशन में जाने की, ये तो 100% इधर दे सकता है, ये तो इधर 100% कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं इसके लोन पेयर, लेकिन इसके लोन पेयर 50% कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, तो ये ज्यादा कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं ना, इट इज मोर रिएक्टिव। ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या करता है, ऑर्थो और पैरा तीनों जगह पर Br लगा देता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो बना देता है, राइट। नाइट्रेशन करते हो तो ऑर्थो मेटा पैरा तीनों आपको मिल जाते हैं नाइट्रो प्रोडक्ट। तो अगर आपको सिर्फ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट चाहिए तो आपको इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, जो हम करते हैं एसिटाइलेशन से। इसीलिए हम क्या करते हैं, एनिलीन का एसिटाइलेशन कर कर एसिटेनिलाइड बना देते हैं। आई होप आपको ये जो सारी चीजें एसिटेनिलाइड से रिलेटेड होंगी समझ में आ गई होंगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम बात करेंगे कि हम पैरा नाइट्रो एनिलीन कैसे बनाएंगे। जल्दी से लीजिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी, नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड बनाने के लिए, एसिटेनिलाइड तो हमने प्रीवियस वो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बना लिया था, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड था। तो ये जो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, उसका अब हम क्या करेंगे, नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, नाइट्रेटिंग मिक्सचर चाहिए, राइट। तो नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस फ्यूमिंग, कॉन्सेंट्रेटेड ही होता है ये, फ्यूमिंग H2S, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और फ्यूमिंग HNO3, दोनों कॉन्सेंट्रेटेड जो मिक्सचर होता है इसे कहते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या करेगा, नाइट्रेशन कर देगा। नाइट्रेशन कर देगा किसका, एसिटेनिलाइड का। मैंने आपको बताया था कि जो एनिलीन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को, लेकिन अगर हम उसका एसिटाइलेशन कर दें यानी कि एसिटेनिलाइड बना दें, है ना, तो जो एसिटेनिलाइड है ये थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेट भी नहीं कर रहा है, मतलब ये उतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं कर रहा, जो रिएक्टिविटी है उसे डिक्रीज कर दिया इसने। तो अब क्या होगा कि जब हम इसका नाइट्रेशन करेंगे तो हमें ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिलेंगे। ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा एसिटेनिलाइड के, लेकिन जो हमारा पैरा होता है वो मेजर होता है कंपैरेटिव टू ऑर्थो। इस पर भी आएंगे, अभी पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जब इसका नाइट्रेशन हुआ तो HNO3 और H2SO4 यहाँ पर कैटलिस्ट है। HNO3 क्या करेगा, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, ये NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल आकर रिंग पर अटैक करेगा। इसका मतलब जो ये रिएक्शन हमने लिखी है ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग पर जो रिएक्शन हो रही होती है बेंजीन रिंग पर, वो बेटा कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल इनिशियली अटैक करता है रिएक्शन में आकर, रिंग पर आकर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये, राइट। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 यानी कि नाइट्रोनियम आयन, इस केस में नाइट्रोनियम आयन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। H2SO4 क्या कर रहा है, नाइट्रोनियम आयन के फॉर्मेशन को में हेल्प कर रहा है, नाइट्रोनियम आयन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। HNO3 से NO2 पॉजिटिव निकलता है और OH नेगेटिव, वो OH नेगेटिव आकर इस H2SO4 को OH नेगेटिव अब्सॉर्ब कर लेता है, तो आसानी से NO2 पॉजिटिव बन जाता है। ये NO2 पॉजिटिव अब क्या करेगा, जाकर रिंग पर नाइट्रेशन करेगा, ठीक है। जब ये रिंग पर नाइट्रेशन करता है तो ये जो NHCOCH3 है ये इस NO2 को रिंग पर लगाने का काम करेगा। ये जो NHCOCH3 बेटा ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये क्या कहेगा NO2 को कि या तो ऑर्थो पर आ जाओ या पैरा पर आ जाओ, या तो ऑर्थो पर लग जाओ या पैरा पर आकर लग जाओ। तो अब क्या हुआ, जब ये पैरा और ऑर्थो डेरिवेटिव बने तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने कहा पैरा मेजर होगा और ऑर्थो माइनर होगा। इसका भी रीजन समझ लेते हैं। यहाँ पे जो ऑर्थो है वहां पर जब NO2 आकर अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या है, देखो भीड़ भाड़ है, भीड़ भाड़ होने की वजह से NHCOCH3 जो ग्रुप है, एसिटेनिलाइड जो ग्रुप है ये है ना NHCOCH3, ये क्या कहेगा NO2 को कि पैरा पर जाना उसका इजी है,
वो पैरा पर उसको भेजने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर लगना थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पर लगना थोड़ा आसान होगा। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस मेजर जो प्रोडक्ट है बेटा वो पैरा नाइट्रो एसिटनिलाइड बनेगा। क्लियर हो गया? क्यों मेजर बनता है पैरा? क्योंकि ऑर्थो में स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। क्लियर है? ऑर्थो पैरा क्यों बनते हैं यहाँ पे? क्योंकि NHCOCH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या कौन आकर अटैक करता है रिंग पर? NO2 पॉजिटिव करता है। NO2 पॉजिटिव कौन है? इलेक्ट्रोफाइल है। और ये जो हमने इक्वेशन लिखी, जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाइट्रेशन की रिएक्शन है। ओके, हो गए सारे पॉइंट? समझ आ गई इतनी बात? अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और समझ लें। IUPAC नेम, मैं इसको बार बार क्या बोल रही हूँ? ऑर्थो पैरा नाइट्रो एसिटनिलाइड। लेकिन अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो इसका IUPAC नेम है 4 नाइट्रोफिनाइल। ये 4 नाइट्रोफिनाइल को रिंग लिया है हमने, इसको रिंग लिया है क्योंकि इट इज अ क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इसको पेरेंट चेन लेंगे हम। इसको IUPAC नेम में क्या लेंगे? पेरेंट चेन में चेन लेंगे, क्योंकि NO2 से तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट? तो ये जो CH3CONH2 जो ग्रुप है, जो एमाइड ग्रुप है, ये किस में जाएगा? ये पेरेंट चेन बनाएगा। तो ये जब ये पेरेंट चेन बनाएगा तो इसका नाम है एसिटामाइड। इसका नाम क्या है? एसिटामाइड। और ये हो जाएगी हमारी साइड चेन। तो साइड चेन को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और साइड चेन N से जुड़ी हुई है, इसीलिए नाम क्या हो गया? N। 4 नाइट्रोफिनाइल आ गया ब्रैकेट में, एसिटामाइड। इसमें क्या हो जाएगा? N 2 पे जुड़ा हुआ है। देखो ये 1 है, ये 2 है, इसमें ये 1 था, ये 4 था। 2 नाइट्रोफिनाइल एसिटामाइड। ये IUPAC नेमिंग की बात हो गई। ठीक है, हमने ये भी बात कर ली ऑर्थो और पैरा। अच्छा, एक बार डायग्राम भी देख लो कि लैब में करते कैसे हैं। भाई क्या करते हैं? कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं और एक फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, लेते हैं, आइस बाथ होता है, उसके ऊपर रखकर ये किया जाता है। क्यों किया जाता है वो भी बताऊंगी अभी। क्या करते हैं हम? एसिटनिलाइट, जो हमने वो व्हाइट कलर के क्रिस्टल लिए थे, बने थे वो हमारे, अब वो तो क्रिस्टल हैं, ड्राई हैं, तो उनको घोलने के लिए एक सॉल्वेंट यूज करना पड़ेगा। वो सॉल्वेंट होगा बेटा ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड यहाँ पर लिया जाएगा। क्या काम करेगा? पोलर सॉल्वेंट है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में भी बताया है। क्या है ये? पोलर सॉल्वेंट है। क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा। किसको? एसिटनिलाइट को डिसॉल्व करेगा, सॉल्यूशन बनाएगा, तभी तो रिएक्ट करेगा ना, राइट? तो फिर यहाँ पे इसको डिसॉल्व करेगा, तो इसीलिए एसिटनिलाइट लिया मैंने, ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिया, और साथ में डाला इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड है, रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए इसको कहाँ रखा है? आइस बाथ में रखा है, फ्रीजिंग मिक्सचर में रखा हुआ है ना? आइस बाथ कह लो या फ्रीजिंग मिक्सचर कह लो, उस पर इसको हमने रख दिया। उसके बाद इसमें ड्रॉपर की हेल्प से बेटा, ड्रॉपर की हेल्प से यहाँ से ऐसे ही नहीं पलट देना है हमको HNO3। ये फ्यूमिंग HNO3 है, ये भी बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, धुआं निकल रहा है। फ्यूमिंग का मतलब यहाँ से धुआं निकल रहा है। तो ये जो फ्यूमिक HNO3 है, इसमें जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, ड्रॉपर बना देते हैं एक, ड्रॉपर से हम इसमें क्या डालेंगे? फिर ये ड्रॉप आके डल रही है इसमें HNO3 की ड्रॉप डालेंगे, और धीरे धीरे इसको स्टर करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे धीरे धीरे, और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहेंगे, और नीचे ये ग्लास वो आइस तो पड़ी हुई है, ठंडा करता रहेगा। मतलब क्या करेंगे? इस मिक्सचर को हमने 15 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही रखना है टेम्परेचर को, जिससे कि ये जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क है ये फटे ना, क्योंकि आप इसमें हॉट ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल रहे हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे हो, राइट? तो फिर जब धीरे धीरे इसको हिलाते रहेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा मिक्सचर, बन जाएगा बेटा ऑर्थो नाइट्रो एसिटनिलाइड का और पैरा नाइट्रो एसिटनिलाइड का मिक्सचर मिल जाएगा हमको। लेकिन हमें मिक्सचर तो चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए? हमारा हेडिंग क्या था? हमें तो पैरा नाइट्रो एसिटनिलाइड बनाना था। अब क्या करेंगे? अब करेंगे फिर हम इसका क्रिस्टलाइजेशन, है ना? तो फिर अब देखते हैं वो सब कैसे करेंगे। उससे पहले हम एक बार रिवाइज कर ले। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, समझ में आ गया? NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। NHCOCH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, ये पता है यार आपको। मेंटेन करेंगे टेम्परेचर को 15 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, क्योंकि बोथ आर कॉन्सेंट्रेटेड। जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिक्सचर है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और फ्यूमिंग HNO3। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का यूज मैंने आपको बता दिया, क्या है यहाँ पर? सॉल्वेंट का काम करेगा, एसिटनिलाइट को डिसॉल्व करेगा। HNO3 यहाँ पर बेस का काम करेगा, बिल्कुल बेस का काम करेगा, और NO2 पॉजिटिव को बाहर निकालेगा। अब ये जो पैरा एसिटनिलाइड और ऑर्थो एसिटनिलाइड का मिक्सचर मिला, अब क्या करना है हमें? इसका इन दोनों का सेपरेशन करना है। इन दोनों का सेपरेशन करने के लिए क्या करते हैं बेटा? जो
हमें ये मिक्सचर मिला है ऑर्थो और पैरा का, इन दोनों का, इनको हम क्या करते हैं, एल्कोहल कह लो या फिर आप कह लो रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलते हैं इसको, रेक्टिफाइड स्पिरिट ले लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, इथेनॉल होता है। इथेनॉल में हम इसको क्या करते हैं, डिसॉल्व करने का काम करते हैं। तो जो हमारा ऑर्थो वाला है वो क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है इथेनॉल में, डिसॉल्व इन इथेनॉल, इथेनॉल में डिसॉल्व हो जाएगा और पैरा के हमें क्रिस्टल मिल जाएंगे। राइट, आप क्या करोगे, आप उसको छान लो, वाटर से वॉश कर लो, ठीक है, फिर उसको क्रिस्टलाइज करके प्योरिफिकेशन कर लो और प्योर फॉर्म में आप उसको ले लो। ठीक है, और उसे क्या करते हैं, फिल्टर पेपर से उसको ड्राई कर लेते हैं और आपको क्या मिल जाएंगे, जो पैरा नाइट्रोफिनाइल एसिटामाइड है, इसके आपको क्या मिल जाएंगे, क्रिस्टल मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड बनाते हैं। और ऑर्थो और पैरा का जो मिक्सचर होता है उसको हम किसकी हेल्प से सेपरेट करते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट की हेल्प से सेपरेट करते हैं। ऑर्थो ज़्यादा डिसॉल्व होता है, ऑर्थो डिसॉल्व होकर उसी में मिक्सचर में डिसॉल्व हो जाता है और पैरा के आपको क्रिस्टल मिल जाते हैं जिनको आप बाद में वॉश करके सेपरेट कर लेते हो। राइट, तो ये बात हुई पैरा नाइट्रो एसिटानिलाइड की। उसके बाद हम बनाएंगे एनिलीन डाई। राइट, येलो कलर की एनिलीन बनाएंगे, जल्दी से करिए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी, चलिए बनाते हैं अब आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का नाम पहले भी सुना है ना, डिस्टिंग्विश टेस्ट में सुना है आइडोफॉर्म टेस्ट, ये वही वाला आइडोफॉर्म है। ठीक है, जो कुछ थ्योरी में पढ़कर आ रहे हो वही यहाँ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कर रहे हो। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कुछ अलग से नहीं है आपका सिलेबस, जो आपका थ्योरी का सिलेबस है वही प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी है, उसी में से ही उठ के कुछ पोर्शन को प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में रख दिया जाता है। ये हम लैब में भी करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लैब में गए होगे तो आपको कराया गया होगा, कुछ जगह कराया जाता है, कुछ नहीं कराया जाता है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फील ले लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं कैसे कराते हैं। तो आइडोफॉर्म, पहली बात तो आइडोफॉर्म आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है। बेटा जो CHI3 होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म है CHCl3, है ना, Cl की जगह I लग गया तो क्या बन जाएगा, आइडोफॉर्म बन जाएगा। राइट, अच्छा जो CHI3 है इसका एक और नाम है ट्राई आइडो, अगर इसका मैं IUPAC नेम क्या होगा, ट्राई आइडो मीथेन। तो अगर वहां पे ट्राई आइडो मीथेन लिखा होगा ना तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, CHI3 का जो IUPAC नेम है वो क्या हुआ, ट्राई आइडो मीथेन। चलिए CHI3 देखते हैं कैसे बनाते हैं। आप इसको एसीटोन से भी बना सकते हो और इथाइल अल्कोहल से भी बना सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो पहले एसीटोन की रिएक्शन देखते हैं। एसीटोन की रिएक्शन I2 के साथ और NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ कराई जाती है। तो वहां पर एसिटिक एसिड, जो सोडियम सॉल्ट बन जाता है एसिटिक एसिड का, यानी कि सोडियम एसिटेट बन जाता है, NaI एज अ बाई प्रोडक्ट, और येलो कलर के क्रिस्टल, येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है आइडोफॉर्म का CHI3 का, और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, अभी देखेंगे, आराम से देखेंगे कि किस तरह से होती है रिएक्शन, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन इतनी भी टफ नहीं है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। बस आपको याद रखना है कि आइडोफॉर्म बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा I2 और NaOH, ठीक है, या फिर I2 और Na2CO3। क्लियर है, I2 या NaOH ले लो या फिर I2 और Na2CO3 ले लो। कहीं पर NaOH की जगह अगर Na2CO3 दे दिया तो वो कुछ और नहीं है बेटा, वो भी हेल्प करता है आइडोफॉर्म को बनाने में, है ना। तो इथाइल अल्कोहल लिया, इथाइल अल्कोहल के साथ I2 और NaOH भी ले सकते हैं, I2 और Na2CO3 भी ले सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन। और फिर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, CHI3 बनेगा, NaI बनेगा, CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा। अच्छा, यहाँ और यहाँ के प्रोडक्ट में डिफरेंस क्यों है बेटा, एक बात देखो, यहाँ पे 3 कार्बन थे, ठीक है, 3 कार्बन का आपने रिएक्टेंट लिया था, 1, 2 और 3 कार्बन ही प्रोडक्ट में है। ठीक है, 2 कार्बन आ गए सॉल्ट में और 1 कार्बन आ गया प्रेसिपिटेट में। क्लियर, यहाँ पे 2 कार्बन लिए थे तो 1 ही कार्बन आएगा ना सॉल्ट में, क्योंकि 1 कार्बन को तो प्रेसिपिटेट में जाना है। समझ आ गया ना, इसीलिए ये दोनों प्रोडक्ट अलग बने ना, इसमें अलग बना, इसमें अलग बना। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि आपने जो रिएक्टेंट था, यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, यहाँ रिएक्टेंट में 3 कार्बन थे। फिर यहाँ पर CO2 निकला, यहाँ नहीं निकला, क्योंकि यहाँ पर Na2CO3 लिया था, Na2CO3 में से CO2 निकल जाएगा बाहर, है ना, तो इसीलिए CO2 यहाँ एक एक्स्ट्रा बना है। ठीक है, अब समझते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि जो ये NaOH है ये I2 के साथ रिएक्ट कर जाता है और बनाता है NaOI प्लस NaI प्लस H2O। ठीक है, ये बनता है
NaOH I2 के साथ रिएक्ट करके ये रिएक्शन बनाता है NaOI, सोडियम हाइपोआयोडेट कहते हैं इसको, हाइपोआयोडाइट, सोडियम हाइपोआयोडाइट कहते हैं इसको, ये तो सोडियम आयोडाइड है ही, ठीक है। सोडियम हाइपोआयोडाइट बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा और वाटर निकलेगा, ठीक है। NaI से हमें कुछ लेना देना नहीं है, वाटर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, दोनों एज अ बाई प्रोडक्ट रिएक्शन में बाहर निकल जाएंगे। रिएक्शन में काम कौन कर रहा है, रिएक्शन में काम कौन कर रहा है, NaOI कर रहा है। तो आपने देखा होगा जब आपने डिस्टिंग्विश टेस्ट में पढ़ा था इसको, तो या तो एरो पर लिख कर देगा आपको NaOH प्लस I2, तो बेटा वो आइडोफॉर्म बनाना है, NaOI आइडोफॉर्म टेस्ट ही है ये भी, Na2CO3 प्लस I2 आइडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है। आपको ये समझना है कि ये दोनों चीज और ये दोनों चीज आपस में रिएक्ट करके NaOI बनाती हैं, और ये जो NaOI है, सोडियम हाइपोआयोडाइट है, ये रिएक्शन को आगे प्रोसीड करता है, यही चलाता है रिएक्शन को, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा। अगर आपने कीटोन सबस्ट्रेट लिया है तो NaOI क्या करेगा, इस कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा। जब ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बना देगा, एसिड बनाएगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा। यहां पर एसिड बन जाता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपने 3 कार्बन वाला कीटोन लिया हुआ है, कीटोन में तो मिनिमम 3 कार्बन ही होते हैं, 3 कार्बन का आपका सबस्ट्रेट है तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा, क्योंकि एक कार्बन जो है बेटा वो CHI3 के फॉर्म में निकला है। क्लियर हो गई ये बात। और अगर आपने इथाइल अल्कोहल लिया है तो मैम इसका क्या होगा, तो जो इथाइल अल्कोहल हम लेते हैं ना, क्यों करता है इथाइल अल्कोहल ये रिएक्शन, क्योंकि NaOI क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इथाइल अल्कोहल का क्या कर देगा, सॉरी, इथाइल अल्कोहल का क्या कर देगा, पहले इस इथाइल अल्कोहल का कर देगा ऑक्सीडेशन और इससे बना देगा एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड में 2 कार्बन है, एक कार्बन वाला तो बन जाएगा एसिड का सॉल्ट, एक कार्बन वाला एसिड कौन है, फॉर्मिक एसिड है, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, और एक कार्बन निकल जाएगा एज अ येलो प्रेसिपिटेट। गॉट इट, समझ में आ गई ये कहानी, ये कहानी समझ में आई आपको। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और बताना चाहती हूँ आपको मैं, रिएक्शन का भी हम मैकेनिज्म की ही बात कर रहे हैं, है ना, मोटी मोटी बात बता दे रही हूँ। देखो, जब आपने C2H5OH लिया था, आपने इसके ऊपर NaOI था, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा था, इसको इसने CH3CHO में कन्वर्ट कर दिया। अब CH3CHO को NaOI ने क्या कर दिया, CH3CHO जो ये CH3CHO है, ये फर्दर जो अभी NaOI रिएक्टिंग मिक्सचर में पड़ा हुआ है, ये क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा Ci3CHO में। ओके, अब इस Ci3CHO पर आप कराओगे NaOH की रिएक्शन, फर्दर NaOH की रिएक्शन कराओगे तो CHI3 अलग हो जाएगा और एक कार्बन वाला एसिड का सॉल्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब अगर आपने लिया एसीटोन, एसीटोन का आप ये क्या करेगा, अब इसका ऑक्सीडेशन तो फर्दर क्या करेगा, तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, इस पर क्या होगा, NaOI क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन यहां से निकाल के इसको तो Ci3 में कन्वर्ट कर देगा, एक कार्बन तो Ci3 बना देगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद सॉरी इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद NaOH क्या करेगा, इसको तो हाइड्रोजन दे देगा, इसको हाइड्रोजन दे देगा, तो ये तो CHI3 बना के निकल जाएगा येलो प्रेसिपिटेट, और बचा हुआ क्या बन जाएगा, CH3COONA। ठीक है, CH3COONA, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड बन जाएगा। रिएक्शन समझ में आ गई, मैकेनिज्म समझ में आ गया, है ना, यहां तक समझ में आ गया। मैंने आपको जो डिस्टिंग्विश टेस्ट की है बेटे, उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, वहां पे भी डिटेल में ये सारी चीजें कराई हैं, लेकिन जब यहां पढ़ रहे थे तो एक बार रिवाइज करना बनता था, तो हमने ये बात कर ली। अब थोड़ी सी, क्योंकि जब हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बाहर निकल के, किताबों की दुनिया से बाहर निकल के एक बार प्रैक्टिकल की भी बात कर लेते हैं कि होता क्या है यहाँ पे। आप क्या करते हो, रूम टेम्परेचर पर कॉनिकल फ्लास्क लेते हो,
कॉनिकल फ्लास्क में आपने क्या डाला, एसीटोन लिया हुआ है और I2 लिया हुआ है। आयोडीन जो है वो ब्राउन कलर का होता है। आयोडीन किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो एसीटोन में आपने आयोडीन डाला और उसको डिसॉल्व करना शुरू कर दिया, स्टर करा, अच्छे से डिसॉल्व हो गया। फिर उसमें आप क्या करते हो, NaOH डालते हो, फिर उसको स्टर करते हो। जब आप NaOH डालते हो तो जो ये ब्राउन कलर है आयोडीन का वो डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। आयोडीन का कलर कब डिसअपियर होता है, जब आप उसमें NaOH डालते हो। क्यों, NaOH ने आकर NaOI बनाया फटाफट, और उसके बाद इस एसीटोन के साथ रिएक्ट करके इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और आपको मिलने लग जाते हैं फिर येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। अब इस प्रेसिपिटेट को हम वॉश करते हैं, छानते हैं एंड देन क्रिस्टलाइज कर देते हैं, हमें आइडोफॉर्म मिल जाता है, येलो कलर का आइडोफॉर्म मिल जाता है। ये हमारा पूरा आइडोफॉर्म, ठीक है। ये जो आइडोफॉर्म है ये एक टेस्ट के फॉर्म में हम यूज करते हैं एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट। कहां पर यूज किया जाता है एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट? किसको ये डिस्टिंग्विश करता है, वो कीटोन जो मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है उसकी पहचान करता है। ऐसा CO ग्रुप जिसके एक तरफ CH3 जुड़ा हो, ऐसा CO ग्रुप जिसके एक तरफ CH3 जुड़ा हो, ऐसे कीटोन क्या देते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। मिथाइल कीटोन ग्रुप होना प्रेजेंट है। दूसरा, 2 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं जिनके अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप हो, वो भी ये टेस्ट दे सकते हैं। कैसे, देखो मैंने एक ये 2 डिग्री अल्कोहल बनाया, इट इज अ 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल है। अब इसका फर्दर जब ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि NaOI इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने अल्कोहल लिया, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा तो फिर ये कीटोन बन जाएगा ना, और फिर ये टेस्ट दे देगा। तो ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, ये इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये मिथाइल कीटोन बना देगा ऑक्सीडेशन पर, और मिथाइल कीटोन क्या देते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। आई होप आपको आइडोफॉर्म बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आइडोफॉर्म येलो कलर के क्रिस्टल होते हैं, और एक बात याद रखेंगे, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो NaOI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आप जो भी रिएक्टेंट लोगे वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो एसिड का सॉल्ट होगा, लेकिन एक कार्बन कम होगा सबस्ट्रेट से, क्योंकि एक कार्बन आइडोफॉर्म में चला गया है, ठीक है। यहाँ तक पूरी बातें क्लियर हो गई। आई होप इसमें से यही क्वेश्चंस बनते हैं, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन कौन टेस्ट देता है। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर और बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये है कंपाउंड, ये कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या, बेंजल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है CO के बराबर में कोई CH3 ग्रुप है ही नहीं। अगर मैंने आपसे पूछा एसिटल्डिहाइड बेटा एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, ये देखो मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ओके। इथाइल अल्कोहल मैंने अभी आपको करके ही दिखाया, बिल्कुल टेस्ट देगा, समझ गए। तो मिथाइल कीटोन अगर ग्रुप प्रेजेंट है तो टेस्ट होगा, अगर मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मैंने कहा बेंजोफिनॉन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? आंसर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, देगा क्या? चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लास्ट एक कंपाउंड रह गया है, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, लास्ट कंपाउंड है हमारी एनिलीन येलो डाई। क्या होती है एनिलीन येलो डाई? इसका नाम होता है पैरा एमीन एजोबेंजीन। कैसे बनाते हैं इसको? देखो बेटा, जब हम ये पैरा एमीन एजोबेंजीन बनाते हैं तो ये प्रोसेस जो होती है वो 2 स्टेप प्रोसेस होती है। पहले हम एनिलीन से डायजोनियम क्लोराइड बनाते हैं। डायजोनियम क्लोराइड आपने थ्योरी में भी पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, इससे आप बहुत कुछ बना सकते हो, इसकी बहुत ही वैल्यू होती है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है, क्योंकि हम इससे बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, बेंजीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सब बना सकते हो आप इससे। तो पहले हम डायजोनियम क्लोराइड बनाएंगे एंड देन फिर हम एनिलीन येलो यानी कि येलो कलर की डाई बनाएंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, पहले एनिलीन लेते हैं और एनिलीन में हम डालते हैं NaNO2 प्लस HCl, और ये रिएक्शन बहुत कम टेम्परेचर पर होती है। आइस बात पर ये रिएक्शन कराई जाती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ये रिएक्शन होती है ना। बहुत कम टेम्परेचर पर हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं, कराते हैं, राइट। तो उसके बाद जब हम इस रिएक्शन को कराते हैं तो जो NH2 है वो डाई एजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट, N2Cl में कन्वर्ट हो जाता है,
और जो ये बन गया है इसका नाम होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। पहले स्टेप में ये बना, ठीक है। क्या किया आपने, कॉनिकल फ्लास्क लिया और इसके अंदर ले लिया एनिलीन प्लस HCl प्लस वाटर, और फिर इसके अंदर आपने क्या डाला, NaNO2 वाटर में मिक्स करके, सोडियम नाइट्राइट वाटर में मिक्स करके इसके अंदर डालेंगे हम धीरे धीरे, और इसको हम क्या करते रहेंगे बेटा, शेक करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। शेक करते रहेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, NaNO2 और HCl रिएक्ट करके ना इन situ HNO2 का फॉर्मेशन कर देते हैं, और कई बार HNO2 और HCl भी लिखा होता है एरो के ऊपर, ठीक है। तो जो ये HNO2 होता है इसकी वजह से फिर ये किस में कन्वर्ट हो गया, डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। अब आपका जो ये डाइएजोनियम क्लोराइड आपको मिल गया फ्लास्क के अंदर, अब आप एक अलग से दूसरा फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब लेते हो, उसके अंदर एनिलीन और HCl डालते हैं। HCl क्यों डाल रहे हैं यहाँ पर, HCl क्या इसलिए डालते हैं क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है, HCl तो यहाँ पर निकलता ही है, साथ में जो ये रिएक्शन होती है ना बेटा वो एसिडिक मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है। तो एसिडिक मीडियम इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर HCl भी ऐड करते हैं, और फिर ये जो मिक्सचर है वो इसमें धीरे धीरे डालकर इसको शेक करते रहते हैं, और ये रिएक्शन आइस बाथ पर ही कराते हैं। तो आपको क्या मिलती है, येलो कलर की डाई मिल जाती है, येलो कलर के क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। फिर इनको आप वॉश कर लेते हो, और फिर आप याद रखेंगे कि इसको ईथर के साथ इसका क्रिस्टलाइजेशन कराया जाता है, ईथर में इसका क्रिस्टलाइजेशन कराया जाता है, वाटर में नहीं कराते। इसका जो प्योरिफिकेशन है, जो क्रिस्टलाइजेशन है वो हम ईथर में करते हैं, क्योंकि जो डाइजोनियम क्लोराइड होता है बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है, तो वाटर के साथ नहीं करते हैं इसको। तो अब क्या क्या मेन चीजें हो गई, एनिलीन येलो डाई में एक तो इसका जो नाम होता है वो होता है पैरा अमीनो, पैरा पर जुड़ा हुआ है अमीनो, और डाइएजोबेंजीन। अच्छा, जब भी ना आप डाई बनाते हैं, या तो आप एनिलीन से बनाते हैं, फिनॉल से ऑरेंज कलर की डाई बनती है, तो यहाँ पर पैरा पर ही जुड़ता है हमेशा, है ना। पैरा पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ होगा, मान लो कोई ग्रुप X यहाँ लगा हुआ है, तब ये ऑर्थो पर आप इसे जोड़ोगे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा ऑर्थो पर। तो पैरा पर ही क्या होता है, डाइएजो ग्रुप आकर जुड़ता है, तो यहाँ पर बनेगा पैरा अमीनो एजोबेंजीन, जो कि येलो कलर की डाई है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर पर, मैंने पहले ही बोला आइस बाथ पर होती है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा और आप इसको शेक कर रहे हो, मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये फिनॉल में ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिनॉल में डिकम्पोज हो जाएगा। हमें फिनॉल नहीं चाहिए, हमें तो येलो डाई बनानी है। तो इसलिए क्या करते हैं, टेम्परेचर को बेटा ये नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर को 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने नहीं देते। और मैंने आपको एक बात ये भी बताई कि जो डाइएजोनियम क्लोराइड होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये क्या बना देता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है वाटर के साथ। इसीलिए इसको क्रिस्टलाइजेशन जब हम करते हैं ईथर के हेल्प से करते हैं। दूसरा, ये जो रिएक्शन होती है इसका जो pH है वो बिलो 7 रखते हैं, 4 to 5 के आसपास होती है। ये रिएक्शन हम किस में कराते हैं, एसिडिक मीडियम में कराते हैं। तो ये हमने बना ली एनिलीन येलो डाई। आज हमने 4 ग्रुप डिस्कस किए हैं, 4 कंपाउंड डिस्कस किए हैं जो आपको बनाने हैं, मतलब जिनकी प्रिपरेशन है आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। ये आपकी थ्योरी में भी है, प्रैक्टिकल में भी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो भी थे, यहाँ पे टेम्परेचर की बात करनी थी या क्रिस्टलाइजेशन की बात करनी थी, वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए, साथ में थ्योरी को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको ये चारों कंपाउंड बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हम बोरेक्स बीट की बात कर चुके हैं, चारों कंपाउंड की बात कर चुके हैं। इसके बाद जो ऑर्गेनिक के जो हमारे कंपाउंड है उनका जो डिटेक्शन है वो हम फिर डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तब तक आप बेटा पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।